नमस्कार प्यारे साथियों, हम चर्चा कर रहे थे व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद पर। व्यवहारवाद के संबंध में कुछ बातें हमने इससे पहले वाली क्लास में की थी। व्यवहारवाद के संबंध में कुछ बातें और बच जाती है जिनकी चर्चा आज की क्लास में करेंगे। उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद बचेगा, उत्तर व्यवहारवाद पर चर्चा करेंगे। व्यवहारवाद तो व्यवहारवाद के संबंध में अंत में हम जो चर्चा कर रहे थे वो व्यवहारवाद की उत्पत्ति एवं विकास को लेकर कर रहे थे। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि रॉबर्ट डहल ने व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कौन कौन से कारण बताए हैं। तो रॉबर्ट डहल के द्वारा बताए गए व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारकों की चर्चा हमने लास्ट टाइम की थी। अब उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरुआत करते हैं कि व्यवहारवाद की उत्पत्ति में विभिन्न विद्वानों का योगदान। तो इसमें हम कुछ ऐसे विद्वानों की चर्चा करेंगे जिन्होंने व्यवहारवाद की उत्पत्ति एवं विकास में अपना योगदान दिया है। लेकिन ध्यान रखें कि ये सभी जो विद्वान हैं व्यवहारवादी नहीं हैं। इसमें से कुछ व्यवहारवादी हैं, बाकी अधिकतर हैं उन्होंने अनुभववाद का प्रयोग किया और अनुभववाद से व्यवहारवाद आया। तो ये मत समझ लेना कि ये व्यवहारवादी है। तो हम चर्चा करते हैं विभिन्न विद्वानों का व्यवहारवाद की उत्पत्ति में योगदान। व्यवहारवाद की उत्पत्ति में योगदान। हम बात करें अरस्तु की। अरस्तु तो अरस्तु को व्यवहारवाद का पितामह कहा जाता है। तो अरस्तु को व्यवहारवाद का पितामह यानी दादा, व्यवहारवाद का दादा या पितामह किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को व्यवहारवाद का पितामह इसलिए कहा जाता है कि अरस्तु ऐसा पहला वैज्ञानिक है, पहला विचारक है जिन्होंने राजनीति विज्ञान में अनुभव का प्रयोग किया या अनुभववाद का प्रयोग किया। इसी वजह से इनको व्यवहारवादियों का पितामह कह दिया जाता है सामान्यतः। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अरस्तु कोई व्यवहारवादी विचारक नहीं है। अरस्तु तो राजनीतिक दार्शनिकों के अंतर्गत आता है। अरस्तु को वैसे हम जरूर राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवहारवादी है। अरस्तु व्यवहारवादी नहीं है बल्कि राजनीतिक दार्शनिक है। अरस्तु वैसे राजनीतिक दार्शनिक है, लेकिन इनको व्यवहारवाद का पितामह कहा जाता है। इनको राजनीति विज्ञान का जनक या पिता भी कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। देखो, व्यवहारवाद की जो उत्पत्ति हुई है वो अनुभववाद से हुई है। अनुभववाद से हुई है, यानी अनुभववाद से राजनीति विज्ञान में प्रत्यक्षवाद पैदा हुआ। प्रत्यक्षवाद से नव प्रत्यक्षवाद पैदा हुआ और नव प्रत्यक्षवाद से निकला व्यवहारवाद। नव प्रत्यक्षवाद से निकला व्यवहारवाद। तो हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद की उत्पत्ति में प्रत्यक्षवादियों का, नव प्रत्यक्षवादियों का, जिनको हम तार्किक प्रत्यक्षवाद के नाम से भी जानते हैं, साथ ही अनुभववाद का और वैज्ञानिकता का, तार्किकता का योगदान रहा है। तो व्यवहारवाद की उत्पत्ति एवं विकास में एक तो प्रत्यक्षवाद का योगदान रहा है। प्रत्यक्षवाद जो ऑगस्ट काम्टे का है, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। ऑगस्ट काम्टे इसके प्रवर्तक हैं। नव प्रत्यक्षवाद या तार्किक प्रत्यक्षवाद का इसमें योगदान रहा है, जिस पे भी हम चर्चा कर चुके हैं, जिसके प्रवर्तक एक तो आपके मैक्स वेबर हैं और दूसरा वियना सर्किल है। मैक्स वेबर है और वियना सर्किल है। वियना सर्किल जो वियना विश्वविद्यालय है उससे संबंधित जो विद्वान हैं उनको वियना सर्किल कहा जाता है, जिसके प्रमुख मेरिट्स सिल्क हैं, लुडवेक हैं, एजे एयर वगैरह हैं। तो वियना सर्किल और मैक्स वेबर ने नवतार्किकवाद या प्रत्यक्षवाद को जन्म दिया और इन्होंने
नव तार्किकवादियों ने या नव प्रत्यक्षवादियों ने या तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने विज्ञान राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग पर बल दिया और विशुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग पर बल दिया कि अध्ययन ऐसा हो जिसका सत्यापन किया जा सके, जिसको प्रमाणित किया जा सके, जिसकी पुष्टि की जा सके। तो पूरी तरह से यथार्थ तथ्यों आंकड़ों के अध्ययन पर बल इन्होंने दिया था। इस तरह अनुभववाद, वैज्ञानिकता, प्रत्यक्षवाद, नव प्रत्यक्षवाद आदि का व्यवहारवाद की उत्पत्ति में योगदान रहा है। अब कुछ ऐसे विचारक भी रहे हैं जिन्होंने बात अनुभववाद की है ना। अनुभववाद से व्यवहारवाद आया है, तो ये व्यवहारवादी नहीं है बल्कि ये अनुभववादी विचारक है, जैसे कि वाल्टर बेजहार्ट। वाल्टर बेजहार्ट की पुस्तक है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। 1867 की एक कृति है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन 1867, और इसमें वाल्टर बेजहार्ट ने राजनीतिक संस्थाओं पर सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव का विश्लेषण किया है। यानी राजनीतिक संस्थाओं पर, जो विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं हैं, इन राजनीतिक संस्थाओं पर सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव क्या पड़ता है, सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव क्या पड़ता है, इस बात का विश्लेषण बेजहार्ट ने किया है। अर्थात इन्होंने भी किसका विश्लेषण किया? अनुभववाद का विश्लेषण किया। क्योंकि इंग्लैंड का जो संविधान है वो परंपराओं पर आधारित है, वहाँ के रीति रिवाज पर, वहाँ की प्रथाओं पर आधारित है, या समय सामयिक कानून पर आधारित है। लिखित संविधान तो है नहीं। ब्रिटेन का जो संविधान है वो विकसित संविधान है, जिसका एक विकास हुआ है, और विकास होता होता ब्रिटेन का संविधान आया है, जिसको संयोग का शिशु भी कह दिया जाता है। तो उस ब्रिटेन में जो विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन पे सामाजिक प्रथाओं का, सामाजिक परिस्थितियों का, रूढ़ियों का, परंपराओं का क्या प्रभाव पड़ा है, इस बात का अध्ययन वाल्टर बेजहार्ट ने इस पुस्तक इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। तो विल्सन जो अमेरिका से संबंधित है, वुडरो विल्सन, और इनकी कृति है कांग्रेशनल गवर्नमेंट, और ये 1885 की कृति है। और इन्होंने भी वास्तविकता का अध्ययन किया, यथार्थ का अध्ययन किया, और इसने ये पता लगाया कि अमेरिका में सत्ता का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। अमेरिका में सत्ता का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो अमेरिका की जो विधायिका है, किस नाम से जानते हैं? आप सभी को ध्यान होगा कि अमेरिका की जो विधायिका है उसको कांग्रेस के नाम से जानते हैं। भारत की विधायिका को संसद के नाम से जानते हैं, ब्रिटेन की विधायिका को पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। उसी तरह अमेरिका की जो विधायिका है उसमें को कांग्रेस के नाम से जानते हैं। तो अमेरिका में वास्तव में जो शक्तियों का प्रयोग करती है वो कांग्रेस नहीं करती है। संवैधानिक तौर पर बात करेंगे तो कांग्रेस के पास शक्तियां हैं कानून निर्माण की, लेकिन वास्तव में वहाँ जो शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो विभिन्न जो कांग्रेस की समितियां हैं उनके द्वारा किया जाता है। विभिन्न जो कांग्रेस की समितियां हैं उन समितियों के द्वारा वहाँ शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस बात का इन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करके इन्होंने यही कहा कि अमेरिका में जो सत्ता है वो कांग्रेस समितियों में निहित है। अमेरिका में जो सत्ता है वो कांग्रेस में नहीं बल्कि कांग्रेस की समितियों में निहित है। इसी तरह एक है ये जेम्स ब्राइस, इन्होंने भी अनुभव और वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया। जेम्स ब्राइस की कृति है अमेरिकन कॉमनवेल्थ, और इनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, कॉमनवेल्थ 1888 की ये कृति है। और इस कृति में जेम्स ब्राइस ने कहा कि मेरा उद्देश्य अमेरिका की संस्थाओं को और अमेरिका की जनता को वैसा ही दर्शाना है जैसे वह वास्तव में है।
यानी ये भी यथार्थवादी अध्ययन पर बल देते हैं, यथार्थवादी या वास्तविक अध्ययन पर बल देते हैं, जो है उसी के अध्ययन पर बल देते हैं। और उसी के अध्ययन पर बल देते हुए इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि मेरा उद्देश्य अमेरिका की संस्थाओं व उसकी जनता को वैसा ही चित्रित करना है, वैसा ही चित्रित करना है जैसी वे हैं, जैसी वे हैं। तो इस तरह इन्होंने भी यथार्थवादी और अनुभववादी अध्ययन पर बल दिया है। तो जेम्स ब्राइस ने भी व्यवहारवाद की उत्पत्ति में योगदान दिया, व्यवहारवादी ये भी। जेम्स ब्राइस की पुस्तक बार बार पूछी जाती है, मॉडर्न डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी। एक है लॉरेंस लावेल, लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, लॉरेंस लावेल है ना, कहीं कर दो, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ बिश्नोई, लॉरेंस लावेल, लॉरेंस लावेल। इनकी कृति है एसेज ऑन गवर्नमेंट, एसेज ऑन गवर्नमेंट, इनकी ये कृति है लॉरेंस लावेल की। और इन्होंने कहा है कि हम शासन तंत्र को तब ही समझ सकते हैं जब हम उसकी क्रियाशील अवस्था में देखें। तो इन्होंने भी यथार्थ के अध्ययन पर बल दिया है, और यथार्थ के अध्ययन पर बल देते हुए लॉरेंस लावेल ने क्या लिखा कि शासन के वास्तविक यंत्र को तभी समझ सकते हैं, शासन के वास्तविक यंत्र को तभी समझ सकते हैं जब उसको उसकी क्रियाशील अवस्था में देखा जाए, जब उसको उसकी क्रियाशील अवस्था में देखा जाए, क्रियाशील अवस्था में देखा जाए। यानी शासन तंत्र को हम किताबों के आधार पर नहीं समझ सकते, शासन तंत्र को हम बुक्स के आधार पर या लिखी लिखाई जो बातें हैं उनके आधार पर नहीं समझ सकते, बल्कि शासन तंत्र को हम किस आधार पर समझेंगे, उसकी क्रियाशील अवस्था में यदि उसको हम देखें, यानी वो शासन तंत्र कार्य कैसे कर रहा है उसको हम देखें, उस आधार पर हम शासन तंत्र को समझ पाएंगे। तो लॉरेंस लावेल हो गया, जिनका योगदान भी व्यवहारवाद के विकास में है। इसके बाद में इस पे तो हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, ग्राहम वेलेस और दूसरे आर्थर बेंटले। ये तो आपको रट्टे अब तक तो रटे जा चुके होंगे, क्योंकि इनकी चर्चा जब से हमने पॉलिटिकल थ्योरी शुरू की है तब से इनकी बार बार चर्चा आ ही रही है। तो जैसे आपको ध्यान है, इनकी कृति है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, 1908 की एक कृति है। और इस कृति में इन्होंने मनोविज्ञान के आधार पर राजनीति विज्ञान में मानव के व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया है। और साथ ही इन्होंने ये कहा है कि राजनीति के जो सभी विद्यार्थी हैं, लगभग सभी विद्यार्थी हैं, वो राजनीतिक संस्थाओं का तो विश्लेषण करते हैं लेकिन मनुष्य के व्यवहार का विश्लेषण नहीं करते हैं, जबकि आवश्यकता तो मनुष्य के व्यवहार के विश्लेषण की है। तो इन्होंने कहा, ग्राहम वेलेस ने, कि राजनीति के सभी विद्यार्थी, राजनीति के लगभग सभी विद्यार्थी राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण करते हैं, राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण करते हैं, मनुष्य के व्यवहार का विश्लेषण नहीं, मनुष्य के व्यवहार का विश्लेषण नहीं करते।
जबकि आवश्यकता किसकी है? आवश्यकता तो मनुष्य के व्यवहार की विश्लेषण की है। आवश्यकता तो मनुष्य के व्यवहार के विश्लेषण की है। वहीं आर्थर बेंटले, इनकी भी कृति आपको याद होनी चाहिए, काफी बार इसकी चर्चा आ चुकी है। वे दो पुस्तकें 1908 में प्रकाशित हुई, एक ग्राहम वेलेस की, दूसरी आर्थर बेंटले की, जिनको दोनों ही पुस्तकों को परंपरागत आधुनिक राजनीति का अग्रदूत माना जाता है, या ऐसा माना जाता है कि इनका महत्वपूर्ण योगदान आधुनिक राजनीति की उत्पत्ति में रहा, और साथ ही व्यवहारवाद की उत्पत्ति में भी इन दोनों पुस्तकों का योगदान रहा है। क्योंकि व्यवहारवादी उपागम कैसा उपागम है? आधुनिक उपागम है। बेंटले की पुस्तक याद हो गई होगी, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। कई बार इसका नाम आपके सामने आ गया है अब तक। 1908 की ही ये कृति है, और इन्होंने समाज विज्ञानों की प्रेरणा से राजनीति विज्ञान में समूह के व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया है। इन्होंने समूह के व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया है, और किसकी प्रेरणा से? समाज विज्ञानों की प्रेरणा से, समाज विज्ञानों की प्रेरणा से। और वहीं ग्राहम वेलेस ने भी व्यवहार के अध्ययन पर ही बल दिया है, लेकिन किसके व्यवहार के अध्ययन पर? मनुष्य या व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन पर। और किसकी प्रेरणा से? मनोविज्ञान की प्रेरणा से। किसकी प्रेरणा से? मनोविज्ञान की प्रेरणा से। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी दोनों ने ही व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया है। दोनों ने ही व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया है। आर्थर बेंटले ने कहा है कि राजनीति के शोध की और अध्ययन की जो शोध और अध्ययन विश्लेषण की जो इकाई है, वो समूह का व्यवहार है या समूह की गतिविधियां है। तो आर्थर बेंटले ने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान के शोध, अध्ययन व विश्लेषण की इकाई समूह की गतिविधियां है, समूह का व्यवहार है। समूह की गतिविधियां हैं या समूह का व्यवहार है, या समूह का क्या है? व्यवहार है। इसके बाद में हम बात करें तो हम शिकागो स्कूल को ले लेते हैं। शिकागो स्कूल का महत्वपूर्ण योगदान है व्यवहारवाद के विकास में। हम ये कह सकते हैं कि शिकागो स्कूल ने व्यवहारवाद का आधार रखा, या हम ये कहते हैं कि शिकागो स्कूल व्यवहारवाद की आधारशिला है। तो शिकागो स्कूल, या इसको शिकागो संप्रदाय भी कहा जाता है, इस पर भी हमारी चर्चा हो चुकी है। ये भी हमारे लिए अब नया नहीं है, शिकागो स्कूल या शिकागो संप्रदाय। तो इसको व्यवहारवाद की आधारशिला कहा जाता है। व्यवहारवाद की आधारशिला कहा जाता है, या हम कह दें कि व्यवहारवाद के विकास में शिकागो स्कूल का बड़ा योगदान रहा है। और इस शिकागो संप्रदाय की नींव चार्ल्स मेरियम ने रखी थी। और इसके अलावा इसमें और प्रसिद्ध विद्वान हेराल्ड लासवेल है, स्मिथ है, हिंज युलाव वगैरह आदि इसमें आ जाते हैं। तो चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लासवेल, स्मिथ जैसे जो विद्वान थे, जो शिकागो संप्रदाय या शिकागो स्कूल से जुड़े हुए थे, इन्होंने भी व्यवहारवाद की उत्पत्ति में अपना योगदान दिया। ये जो चार्ल्स मेरियम है, इनको व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कहा जाता है। व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कहा जाता है। व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कैसे कहा जाएगा? चार्ल्स मेरियम को। तो 2-3 क्वेश्चन आपके पिता से लेकर या व्यवहारवाद को लेकर तैयार होते हैं। एक तो अरस्तु, दूसरा चार्ल्स मेरियम, तीसरे डेविड ईस्टन। अरस्तु व्यवहारवाद का पितामह है, व्यवहारवाद का पितामह है।
चार्ल्स मेरियम व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता और डेविड ईस्टन व्यवहारवाद का जनक या पिता, व्यवहारवाद का जनक या पिता। डेविड ईस्टन थे, इन्होंने व्यवहारवाद की जो शब्दावली थी ये वाटसन से ली थी और वाटसन से लेकर इन्होंने राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया और राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डेविड ईस्टन के द्वारा किए जाने की वजह से ही राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? डेविड ईस्टन को जाना जाता है। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार होते हैं। व्यवहारवाद का पिता डेविड ईस्टन, व्यवहारवाद का पितामह अरस्तु और व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता चार्ल्स मेरियम। कैटलिन का भी व्यवहारवाद के विकास में योगदान रहा है। कैटलिन ने भी अनुभववादी अध्ययन किया और राजनीति में शक्ति संबंधों पर विशेष बल इन्होंने दिया है कि राजनीति में किसका अध्ययन किया जाता है? राजनीति में शक्ति का अध्ययन किया जाता है, शक्ति संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कैटलिन की 1-2 पुस्तकें हैं जो पूछ ली जाती हैं, थोड़े याद रखें इनको भी। द साइंस एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स, मेथड ऑफ पॉलिटिक्स, और ये कृति इनकी 1927 में प्रकाशित हुई थी। और एक कृति और है इनकी, ए स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, ए स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, और ये इनकी कृति है 1930 की। तो कैटलिन के 2 पुस्तकें भी याद रखिएगा, एक द साइंस एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स 1927 और एक है ए स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स 1930 की। ये दोनों कृतियां भी आप याद रखिएगा। हेराल्ड लासवेल, हेराल्ड लासवेल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो पूछी जाती है बार बार, इसको जरूर याद रखिएगा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, 1936 की पुस्तक है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, पुस्तक को याद जरूर रखिएगा। कि राजनीति में कौन कब कहाँ कैसे प्राप्त करता है, राजनीति में कौन कब कहाँ कैसे प्राप्त करता है। यानी इनका ये कहना है कि राजनीति है हमें ये बताती है कि कौन कब कैसे कहाँ प्राप्त करता है। हेराल्ड लासवेल है, इन्होंने चार्ल्स मेरियम को, चार्ल्स मेरियम जो शिकागो संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, इनको राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान का प्रयोग करने वाला प्रथम विद्वान माना है। तो चार्ल्स मेरियम को राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान का प्रयोग करने वाला प्रथम विद्वान, प्रयोग करने वाला प्रथम विद्वान किसने माना है? हेराल्ड लासवेल ने माना है। हेराल्ड लासवेल ने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान भी कहा है। हेराल्ड लासवेल ने राजनीति विज्ञान को कहा है नीति विज्ञान। सीधा क्वेश्चन इससे बन जाता है कि किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो हेराल्ड लासवेल ने। कभी जैसे मैच वगैरह के क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तरफ विद्वानों के नाम दे दिए जाएंगे, दूसरी तरफ किसने क्या कहा, और फिर मैच करने के लिए पूछा जा सकता है गलत कौन सा जोड़ा है ये पूछा जा सकता है, सही जोड़ा कौन सा है ये पूछा जा सकता है। तो हेराल्ड लासवेल ने राजनीति विज्ञान को क्या कहा? नीति विज्ञान कहा है। साथ ही इन्होंने जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं उन राजनीतिक वैज्ञानिकों को मनोव्याधि निवारक कहा है। राजनीतिक वैज्ञानिकों को इन्होंने मनोव्याधि निवारक
मनोव्याधि निवारक, यानी मानसिक बीमारियों का निवारक। मानसिक जो बीमारियां होती हैं उनको मनोव्याधि कहेंगे, उनका निवारक कहा है इन्होंने राजनीतिक वैज्ञानिकों को, हेराल्ड लासवेल ने। तो ये विभिन्न विद्वानों का जो व्यवहारवाद के विकास में योगदान रहा है वो कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं व्यवहारवाद की विशेषताएं। व्यवहारवाद की विशेषताएं। तो व्यवहारवाद की विशेषताएं हेराल्ड लासवेल ने भी बताई है। हेराल्ड लासवेल, इनकी जो कृति है हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, ये जो कृति है 1936 में प्रकाशित हुई। इसी में इन्होंने बताया कि ये व्यवहारवाद में जो राजनीति विज्ञान है ये बताता है कि कौन कब कैसे प्राप्त करता है, कौन कब कहाँ कैसे प्राप्त करता है। इन व्यवहारवाद की जो विषय वस्तु है वो हमें ये बताती है कि राजनीति में कौन कब कहाँ कैसे प्राप्त करता है। ये जो व्यवहारवादी अध्ययन है, इस व्यवहारवादी अध्ययन में दो इकाइयों पर मुख्यतः ध्यान दिया जाता है। व्यवहारवादी जो अध्ययन है इसमें दो इकाइयों पर मुख्य ध्यान दिया जाता है, या अध्ययन में दो इकाइयों का मुख्यतः अध्ययन किया जाता है। एक तो शक्ति की इकाई, शक्ति की इकाई, और दूसरा निर्णय निर्माण की इकाई। निर्णय निर्माण की इकाई, या हम इसको कह सकते हैं निर्णयन की इकाई। निर्णयन की इकाई, इन दो इकाइयों पर विशेष बल दिया जाता है व्यवहारवाद के अंतर्गत, शक्ति की इकाई पर और निर्णय निर्माण की इकाई या निर्णयन की इकाई पर। शक्ति की इकाई में यह देखा जाता है, शक्ति की इकाई में यह अध्ययन किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई समूह, या तो कोई व्यक्ति या कोई समूह अन्य व्यक्तियों को या अन्य समूह को प्रभावित करने की कितनी क्षमता रखता है, इस बात का अध्ययन किया जाता है। तो अन्य को जो प्रभावित करने की क्षमता, तो कोई भी व्यक्ति या समूह अन्य व्यक्ति या समूह को प्रभावित करने में कितना क्षमतावान है, या प्रभावित करने की उसमें कितनी क्षमता है, इस बात का अध्ययन इसमें किया जाता है। इस बात का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो पहला अध्ययन तो इसमें शक्ति की इकाई पर विशेष बल दिया जाता है। दूसरा इसमें निर्णयन की इकाई पर बल दिया जाता है, निर्णयन की इकाई पर बल दिया जाता है। अर्थात जब निर्णय निर्माण करना है तो अनेक विकल्प सामने आएंगे, उन अनेक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन कैसे किया जाता है, एक विकल्प का चयन कैसे किया जाता है। निर्णय निर्माण जब भी होगा तो अनेक विकल्प होंगे, अनेक विकल्पों में से एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन निर्णय निर्माण के अंतर्गत किया जाता है। तो एक विकल्प का चयन कैसे किया जाता है, वो चयन करने की प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया का अध्ययन इसमें किया जाता है। व्यवहारवाद के अंतर्गत दो पृथक इकाइयों पर बल दिया जाता है। एक इकाई है शक्ति का अध्ययन और दूसरी इकाई है निर्णय, शक्ति की इकाई का अध्ययन और दूसरी है निर्णय की इकाई का अध्ययन। तो इस तरह व्यवहारवाद है, इसमें व्यक्ति या समूह की निर्णय प्रक्रिया को, व्यक्ति या समूह की जो निर्णय प्रक्रिया है उसको राजनीतिक व्यवहार का प्रमुख तत्व माना जाता है, और राजनीतिक व्यवहार का प्रमुख तत्व मानकर उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवाद के अंतर्गत व्यक्ति या समूह की जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया या शक्ति है उसको राजनीतिक व्यवहार का
राजनीतिक व्यवहार का प्रमुख तत्व मानकर उसका अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवाद में मानव व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। मानव व्यवहार का विश्लेषण व्यवहारवाद के अंतर्गत किया जाता है। व्यवहारवाद के अंतर्गत एक राज्य और समाज के अंतर्गत जो विभिन्न समूह और संस्थाएं हैं उनकी भूमिका क्या है, उस भूमिका का अध्ययन किया जाता है और उस भूमिका को राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया जाता है। यानी समूह और संस्थाओं की जो भूमिका है उसको क्या कहा जाता है, राजनीतिक प्रक्रिया कहा जाता है। तो व्यवहारवाद में राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। और राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत अध्ययन करते हैं एक राज्य व समाज के अंदर, एक राज्य और समाज के अंदर जो विभिन्न संस्थाएं और विभिन्न जो समूह हैं, विभिन्न संस्थाएं और विभिन्न जो समूह हैं उनकी भूमिका, उनकी भूमिका यानी विभिन्न संस्थाएं और समूह क्या भूमिका समाज में निभाते हैं, क्या कार्य करते हैं, वो राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा व्यवहारवाद में राजनीतिक शक्ति का तो अध्ययन किया ही जाएगा, साथ ही राज्य की गतिविधियों को प्रभावित करने वाली आर्थिक शक्तियों का और सामाजिक शक्तियों का अध्ययन भी किया जाता है। सामान्यतः वैसे परंपरागत राजनीति में बात करें तो परंपरागत राजनीति में राजनीतिक शक्ति के अध्ययन पर ज़्यादा बल दिया जाता है, लेकिन व्यवहारवाद में राजनीतिक शक्ति के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक शक्ति का अध्ययन भी किया जाता है। तो इसमें राजनीतिक शक्ति का अध्ययन किया जाता है, साथ ही राज्य की जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनको प्रभावित करने वाली, चाहे वो सामाजिक शक्ति हो या फिर आर्थिक शक्ति हो, इसका अध्ययन भी किया जाता है। सामाजिक शक्ति का और आर्थिक शक्ति का अध्ययन भी किया व्यवहारवाद के अंतर्गत किया। बाद है ये समस्त जो समाज विज्ञान है इनमें एकता की तलाश करता है। समस्त समाज विज्ञानों में एकता की तलाश करता है। और हमने पढ़ा था अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण यानी व्यवहारवाद में अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। व्यवहारवाद में अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अन्य जो समाज विज्ञान हैं जैसे कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि से व्यवहारवाद है ये राजनीतिक विज्ञान की क्या एकता स्थापित करता है। अब हम व्यवहारवाद की विशेषताएं लेते हैं डेविड ईस्टन के अनुसार। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की विशेषताएं, व्यवहारवाद की विशेषताएं डेविड ईस्टन के अनुसार। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कुल 8 विशेषताएं बताई हैं। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कुल 8 विशेषताएं बताई हैं और ये जो 8 विशेषताएं डेविड ईस्टन ने बताई हैं इनको व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं कहा जाता है। व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं कहा जाता है। तो व्यवहारवाद की कुल कितनी बौद्धिक आधारशिलाएं हो गई, तो व्यवहारवाद की कुल 8 बौद्धिक आधारशिलाएं हैं। यानी डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की जो कुल 8 विशेषताएं बताई हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं, इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन, इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन, फाउंडेशन स्टोन। और डेविड ईस्टन ने ये जो 8 विशेषताएं बताई हैं इनको व्यवहारवादी धर्म कहा है। तो डेविड ईस्टन ने इन 8 विशेषताओं को क्या कहा है, व्यवहारवादी धर्म। यानी जो भी व्यवहारवादी होगा इन 8 विशेषताओं का विशेष रूप से पालन करेगा, इन 8 विशेषताओं का विशेष रूप से पालन करेगा, क्योंकि ये व्यवहारवादी धर्म है
और व्यवहारवादियों के लिए इसको मानना जरूरी है। और ये 8 जो विशेषताएं डेविड ईस्टन ने बताई हैं, इनका लेख है करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, उसमें इन्होंने बताया है। इनका लेख है डेविड ईस्टन का करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, ये इनका लेख है। और इसी लेख में इन्होंने व्यवहारवाद की कुल 8 विशेषताएं बताई हैं, जिनको व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं कहा जाता है, जिसको खुद डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी धर्म कहा है। अब ये 8 विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो पहली जो विशेषता इन्होंने बताई वो बताई नियमन। पहली विशेषता नियमन बताई, नियमन, रेगुलरिटीज, रेगुलरिटीज। देखो इनका इंग्लिश वर्ड आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अलग अलग बुकों में इसकी जो हिंदी दी गई है वो अलग अलग दी गई है, तो हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ हो सकते हो, इसलिए इनका इंग्लिश शब्द आप जरूर याद रखिएगा 8 की 8 विशेषताओं का। तो पहली विशेषता है नियमन, इंग्लिश में रेगुलरिटीज। इसमें ये माना जाता है कि मनुष्य का जो व्यवहार है, मनुष्य का जो व्यवहार है उसमें एक सामान्य एकता पाई जाती है। मनुष्य का व्यवहार है उसमें एक सामान्य एकता पाई जाती है, यानी सभी मनुष्यों का जो व्यवहार है उसमें एक सामान्य एकता पाई जाती है। और जब सामान्य एकता पाई जाएगी तो हम उसके आधार पर निश्चित नियमों का और सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। निश्चित नियम और सिद्धांत कब बनेंगे, जब एक सामान्य एकता हो, यानी हम बार बार पर्यवेक्षण करें किसी विषय वस्तु का और उसमें एक सामान्य एकता स्थापित हो जाए, तो हम उसका एक निश्चित नियम और सिद्धांत बना सकते हैं। जैसे कि जल का सूत्र है H2O, तो हम H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु को आपस में मिलाएंगे तो उससे जल बनेगा। उससे क्या बनेगा, जल बनेगा। हम बार बार इसका निरीक्षण करेंगे तो एक सामान्य एकता स्थापित हो गई कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलाना है, उससे जल बन जाएगा। तो इसके आधार पर हम नियम बना देंगे। इसके आधार पर एक नियम बना दिया कि हाइड्रोजन के 2 अणु और जल का ऑक्सीजन का 1 अणु मिलाएंगे तो जल बन जाएगा। इसी तरह मनुष्यों में भी का जो व्यवहार है उसमें भी एक सामान्य एकता पाई जाती है, और सामान्य एकता पाई जाती है तो इसमें यह माना जाता है कि मनुष्य के व्यवहार के भी निश्चित नियम और सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। निश्चित नियम व सिद्धांत बनाए जा सकते हैं, ये व्यवहारवाद में माना जाता है। तो पहली विशेषता तो क्या हो गई, नियमन। और नियमन का मतलब क्या हो गया, नियमन का मतलब हो गया कि मानव व्यवहार के मानव व्यवहार में सामान्य एकता पाई जाती है और उसके आधार पर मानव व्यवहार के निश्चित नियम और निश्चित सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। दूसरी विशेषता इन्होंने बताई है सत्यापन। दूसरी विशेषता सत्यापन, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन या सत्यापन, इसका मतलब है कि राजनीतिक व्यवहार के जो नियम बनाए गए हैं इनको जांचा जा सकता है, इनका पर्यवेक्षण किया जा सकता है, इनका सर्वेक्षण किया जा सकता है, और पर्यवेक्षण करके सर्वेक्षण करके इनको जांच कर इनका सत्यापन किया जा सकता है या इनकी पुष्टि की जा सकती है। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई, सत्यापन। इसका मतलब क्या हो गया कि मानव व्यवहार के जो नियम बनाए जाते हैं, निश्चित जो नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं, इन निश्चित नियम और सिद्धांतों को जांचा जा सकता है, और इनको जांचा जा सकता है पर्यवेक्षण करके, सर्वेक्षण करके, साक्षात्कार के माध्यम से,
साक्षात्कार के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से आदि वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर इनको जांचा जा सकता है और जांच कर इनका क्या किया जा सकता है, जांच कर इनका सत्यापन किया जा सकता है। तो ये दूसरी विशेषता बताई। तीसरी जो विशेषता डेविड ईस्टर ने बताई है वो बताई है तकनीकों का प्रयोग। तकनीकों का प्रयोग, यूज ऑफ टेक्निक्यूज, यूज ऑफ टेक्निक्यूज। व्यवहारवाद में इस बात पर बल दिया जाता है कि अध्ययन की जो तकनीकियां हैं, इन अध्ययन की तकनीकियों में सुधार किया जाए और अध्ययन की तकनीकों में सुधार करके अध्ययन की विशुद्ध और वैज्ञानिक तकनीकों का निर्माण किया जाना चाहिए। व्यवहारवाद इस बात पर बल देता है कि अध्ययन की तकनीकियों में सुधार किया जाए, अध्ययन तकनीकियों में सुधार किया जाए और अध्ययन तकनीकियों में सुधार करके विशुद्ध व वैज्ञानिक तकनीकी बनाई जाए, विशुद्ध व वैज्ञानिक तकनीकों का निर्माण किया जाए और इनका निर्माण करके अध्ययन में इनका क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए, अध्ययन में इनका प्रयोग किया जाए ताकि जो भी अध्ययन करता है वो मूल्य निरपेक्ष और तटस्थ रह सके। कोई भी अध्ययन करता है वो मूल्य निरपेक्ष रह सके, तटस्थ रह सके। ठीक है, तो तीसरी विशेषता हो गई कि इसमें तकनीकों का प्रयोग किया जाए, तकनीकों को सुधारा जाए, वैज्ञानिक और विशुद्ध तकनीकों का निर्माण किया जाए, उनका व्यवहारवादी अध्ययन में प्रयोग किया जाए ताकि जो भी अध्ययन करता है वो मूल्य निरपेक्ष रह सके, तटस्थ रह सके। क्योंकि मूल्य निरपेक्षता, तटस्थता व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता है। मूल्यों का किसी भी प्रकार का प्रयोग व्यवहारवाद के अंतर्गत नहीं किया जाता है। चौथी जो विशेषता डेविड ईस्टर ने बताई है व्यवहारवाद की, वो बताई है परिमाणीकरण। परिमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन। यानी व्यवहारवाद के अंतर्गत या व्यवहारवादी अध्ययन के अंतर्गत जो विभिन्न तथ्य, आंकड़े और विषय सामग्री जो एकत्रित की जाती है, इस विषय सामग्री, तथ्यों और आंकड़ों का पुनः सूक्ष्म पर्यवेक्षण किया जाता है परिमाणीकरण के अंतर्गत। तो पुनः सूक्ष्म सर्वेक्षण किया जाता है ताकि जो निष्कर्ष हैं उन निष्कर्षों को और ज़्यादा यथार्थ बनाया जा सके, निष्कर्षों को और ज़्यादा वैज्ञानिक बनाया जा सके, निष्कर्षों को और ज़्यादा वैज्ञानिक बनाया जा सके। तो परिमाणीकरण या क्वांटिफिकेशन के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत अध्ययन के अंतर्गत जो विभिन्न तथ्य, आंकड़े, विषय सामग्री का एकत्रीकरण किया गया है उसका पुनः सूक्ष्म सर्वेक्षण किया जाता है या बारीकी से सर्वेक्षण किया जाता है ताकि निष्कर्ष कैसे निकलें, यथार्थ निकलें, वैज्ञानिक निकलें। अगली जो विशेषता है बताई है डेविड ईस्टर ने, वो बताई है क्रमबद्धीकरण या व्यवस्थीकरण। क्रमबद्धीकरण या व्यवस्थीकरण, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक। इसका मतलब है कि व्यवहारवाद में जो अध्ययन किया जाता है वो क्रमबद्ध होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए। पहले शोध किया जाए, उसके बाद सिद्धांतों का निर्माण किया जाए। यानी एक निश्चित तरीका होना चाहिए कि पहले तो
शोध किया जाए और शोध के बाद सिद्धांत का निर्माण किया जाए। तो क्रमबद्धीकरण या व्यवस्थीकरण का क्या अर्थ हो गया कि यथार्थवाद में जो व्यवहारवाद में जो अध्ययन है वह कैसा होना चाहिए? अध्ययन क्रमबद्ध होना चाहिए, अध्ययन सुव्यवस्थित होना चाहिए, अध्ययन सुव्यवस्थित होना चाहिए। पहले शोध किए जाएं और शोध के बाद निर्माण किए, शोध के बाद सिद्धांत का निर्माण किया जाए। पहले शोध और शोध के बाद सिद्धांत का निर्माण किया जाए। यानी इसमें ये मानकर चला जाता है, इसमें ये मान के चला जाता है कि शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध होता है। शोध व सिद्धांत में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। और पहले शोध के करने चाहिए और उसके बाद सिद्धांत का निर्माण होना चाहिए। और इससे होगा क्या? इससे मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है उसमें कारण और कारकों में संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो इससे मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है, मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है, इसमें कार्य कारण का संबंध स्थापित किया जा सकता है। कार्य कारण का संबंध स्थापित किया जा सकता है। यानी कोई भी कार्य क्यों होता है कि उसका कोई ना कोई कारण होता है। सिस्टमलाइजेशन और सिस्टमिशन दोनों ही शब्द हैं इसके लिए, दोनों ही शब्द हैं, व्यवस्थीकरण के दोनों ही शब्द हैं। तो कार्य कारण संबंध स्थापित हो जाए। अगली विशेषता है छठी विशेषता, और छठी विशेषता है मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण, वैल्यूज, वैल्यूज, मूल्य निर्धारण या इंग्लिश में इसको कहते हैं वैल्यूज। यानी व्यवहारवाद के अंतर्गत जो अध्ययन है उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि अध्ययन करता है वो मूल्यों से ग्रसित ना हो। यानी अध्ययन करता मूल्यों को परे रखकर अध्ययन करे। इसमें जो अध्ययन होगा वो मूल्य रहित होगा, मूल्य रहित होगा, या हम कह दें मूल्य निरपेक्ष होगा। मूल्य निरपेक्ष होगा, या हम कह दें इसमें अध्ययन कैसा होगा? तटस्थ होगा। यानी जो अध्ययन करता है वो किसी भी तरह, अध्ययन करता किसी भी तरह से मूल्यों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, मूल्यों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये छठी विशेषता हो गई मूल्य निर्धारण या वैल्यूज। सातवीं विशेषता है विशुद्ध विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस। विशुद्ध विज्ञान या प्योर साइंस। व्यवहारवादी हैं, ये राजनीति विज्ञान को कैसा विज्ञान बनाना चाहते हैं? व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं। यानी जिस तरह प्राकृतिक विज्ञान है उसी तरह का ये राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं। पूरी तरह से मूल्य निरपेक्ष, तटस्थ, यथार्थ, वैज्ञानिक अध्ययन पर ये बल देते हैं। और आठवीं जो विशेषता है वो है समग्रता, समग्रता, इंटेग्रेशन, इंटेग्रेशन। और इसमें ये का माना जाता है व्यवहारवादी अध्ययन में कि कोई भी राजनीतिक घटना या कोई भी राजनीतिक व्यवहार या कोई भी राजनीतिक कार्य है उसका जो अध्ययन किया जाए उससे संबंधित सभी घटकों को जोड़ते हुए अध्ययन किया जाना चाहिए। अर्थात उसका कोई भी पहलू नहीं छोड़ना है,
अध्ययन में कोई भी पहलू नहीं छोड़ना है, घटना के सभी पहलुओं का अध्ययन होना चाहिए। तो समग्रता का मतलब क्या है कि कोई भी राजनीतिक घटना या व्यवहार या कार्य का जो अध्ययन होना चाहिए, उस घटना, उस व्यवहार, उस कार्य से संबंधित जो सभी पहलू हैं, उन सभी पहलुओं का अध्ययन होना चाहिए। यानी एक समग्र अध्ययन हो, सभी पहलुओं का अध्ययन हो, किसी एक पहलू का अध्ययन ना हो। यानी मनुष्य के हम राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करें, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करें, तो उसमें केवल हम उस व्यवहार को प्रभावित करने वाले राजनीतिक कारक का ही अध्ययन ना करें। भाई मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को केवल राजनीतिक कारक ही प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि इसके अलावा अन्य जो कारक हैं, जैसे कि आर्थिक कारक, जैसे कि सांस्कृतिक कारक, जैसे कि सामाजिक कारक, वह अन्य कारक सभी प्रभावित करते हैं। अन्य कारक सभी कारक प्रभावित करते हैं। अतः मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण जीवन के परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए। तो समग्रता होनी चाहिए। ये 8 विशेषताएं बताई हैं, इन 8 को आप ध्यान रख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता डेविड ईस्टर ने नहीं बताई। तो 8 तो ये रहेंगी, 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से 3 तो इनमें से रहेंगी, एक है वो अलग उठा के दे देंगे और वही आपको छांटनी होगी। तो ज़्यादा इसमें ये भी ध्यान नहीं रखिए कि क्या है क्या नहीं है, तो नाम इनके जरूर याद रखिएगा। कभी कभी इनसे संबंध भी पूछ लिया जाता है कि जैसे एक तरफ दे दी विशेषता, दूसरी तरफ दे दी उसकी वो है क्या, जैसे कि नियमन। तो नियमन का संबंध किससे हो गया? राजनीतिक व्यवहार के नियम बनाने से हो गया। इसी तरह सत्यापन का संबंध किससे हो गया? राजनीतिक व्यवहारों को जांचने से संबंधित हो गया। परिमाणीकरण का संबंध किससे हो गया? विभिन्न एकत्रित किए गए तथ्य, आंकड़े, विषय सामग्री का पुनः सूक्ष्म सर्वेक्षण। तो इस तरह से दिया जा सकता है कि एक तरफ तो विशेषता, दूसरी तरफ उससे संबंधित जो कार्य वगैरह है वो, और फिर पूछ लिया जाएगा मैच करो, या फिर गलत पूछा जा सकता है, सही जोड़ा पूछा जा सकता है। तो इसको भी ध्यान रखें। क्रिक पैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद की विशेषताएं। क्रिक पैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद की विशेषताएं। क्रिक पैट्रिक ने व्यवहारवाद की कुल 4 विशेषताएं बताई है। 4 विशेषताएं बताई हैं। डेविड ईस्टर ने कुल 8 विशेषताएं बताई व्यवहारवाद की, और क्रिक पैट्रिक ने व्यवहारवाद की कुल 4 विशेषताएं बताई। क्रिक पैट्रिक के अनुसार 4 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता इन्होंने बताई है कि व्यवहारवाद में राजनीति के अध्ययन, शोध और विश्लेषण की जो मौलिक इकाई है वो संस्था न होकर व्यक्ति होनी चाहिए। तो पहली विशेषता क्रिक पैट्रिक ने बताई कि व्यवहारवादी अध्ययन में राजनीति विज्ञान के अध्ययन, शोध और विश्लेषण की मौलिक इकाई संस्था न होकर व्यक्ति हो। संस्था न होकर व्यक्ति होना चाहिए, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्रिक पैट्रिक ने बताई है कि जो व्यवहारवाद है ये सभी जो समाज विज्ञान है उनको व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में देखता है, और सभी समाज विज्ञानों की एकता स्थापित करने पर बल देता है। यानी सभी समाज विज्ञान में राजनीति विज्ञान भी समाहित हो जाता है। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई कि व्यवहारवाद है ये सभी समाज विज्ञानों को
सभी समाज विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में देखता है, व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में देखता है, और सभी समाज विज्ञानों में एकता स्थापित करने पर बल देता है, सभी समाज विज्ञानों में एकता स्थापित करने पर बल देता है। साथ ही राजनीति विज्ञान की अन्य समाज विज्ञानों के साथ भी एकता स्थापित करने पर बल देता है। तीसरी विशेषता जो क्रिक पैट्रिक ने बताई है वो बताई है कि व्यवहारवादी अध्ययन में पर्यवेक्षण के लिए, सर्वेक्षण के लिए, माप के लिए, पर्यवेक्षण, सर्वेक्षण और माप के लिए विशुद्ध तकनीकों के प्रयोग व विकास पर बल दिया जाता है, विशुद्ध तकनीकों के प्रयोग व विकास पर बल दिया जाता है। तीसरी विशेषता हो गई कि व्यवहारवादी अध्ययन में कोई जांच करनी है, किसी विषय वस्तु का सत्यापन करना है, सर्वेक्षण करना है, पर्यवेक्षण करना है, मापन करना है, तो उसमें जो तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा वो विशुद्ध तकनीक होनी चाहिए। इसलिए विशुद्ध तकनीकों का विकास किया जाए, विशुद्ध और वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाए। और चौथी विशेषता जो बताई है वो बताई है कि व्यवहारवादी अध्ययन में राजनीति विज्ञान का लक्ष्य होता है एक व्यवस्थित आनुभविक राजनीति सिद्धांत की स्थापना करना, एक व्यवस्थित आनुभविक राजनीति सिद्धांत का निर्माण करना लक्ष्य होता है व्यवहारवादी अध्ययन में राजनीति विज्ञान का। ये चार विशेषताएं क्रिक पैट्रिक ने व्यवहारवाद की बताई है। एक बार इनको रिपीट देख लीजिए। जो क्रिक पैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद की कुल चार विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि व्यवहारवाद में राजनीति विज्ञान के अध्ययन की, विश्लेषण की और शोध की इकाई संस्था न होकर व्यक्ति होती है। दूसरी, व्यवहारवाद है ये सभी समाज विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञान मानता है, सभी समाज विज्ञानों की एकता पर बल देता है, राजनीति विज्ञान की अन्य समाज विज्ञानों के साथ एकता पर बल देता है। तीसरी विशेषता है कि इसमें पर्यवेक्षण, सर्वेक्षण और मापन के लिए विशुद्ध तकनीकों के निर्माण और प्रयोग पर बल दिया जाता है। चौथी विशेषता है कि व्यवहारवादी अध्ययन में राजनीति विज्ञान का लक्ष्य एक व्यवस्थित आनुभाविक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करने का है। तो ये क्रिक पैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद की विशेषताएं हो गई। तो व्यवहारवाद की विशेषताएं कंप्लीट होती है। अब व्यवहारवाद की विशेषताएं कंप्लीट हो गई, अब हम चर्चा कर लेते हैं व्यवहारवाद की आलोचना पर। व्यवहारवाद की आलोचना। और व्यवहारवाद की आलोचना में ज्यादातर जो नव परंपरावादी विचारक हैं ये आएंगे। व्यवहारवाद की आलोचना में ज्यादातर जो नव परंपरावादी विचारक हैं ये। व्यवहारवाद के प्रमुख आलोचकों की हम बात करें, व्यवहारवाद के प्रमुख आलोचक, इसमें नाम आ जाएंगे। एक तो अर्नाल्ड ब्रेख्त, अर्नाल्ड ब्रेख्त, एक माइकल ओकशॉट, माइकल ओकशॉट, एक इसमें आ जाएगा लियो स्ट्रास, लियो स्ट्रास, माइकल ओकशॉट, लियो स्ट्रास, वोएगलिन, वोएगलिन, जुवेनल, हन्ना आरेंट, सिबली,
इसके अलावा इसमें आलोचकों में क्रिश्चियन बे का नाम भी आ जाएगा। क्रिश्चियन बे और मार्गेनथाउ, मार्गेनथाउ और एक के आपके आ जाएंगे इसमें यूजीन मिहान, यूजीन मिहान, ये इसके कुछ आलोचक हैं। अर्नाल्ड ब्रेख्ट, माइकल ओकशॉट, लियो स्ट्रास, वोएगलिन, जुवेनेल, हन्ना अरेंट, सिबली, क्रिश्चियन बे, मार्गेनथाउ, यूजीन मिहान आदि हैं, ये व्यवहारवाद के प्रमुख आलोचक हैं। अब व्यवहारवाद की क्या क्या आलोचनाएं की जाती हैं, उन आलोचनाओं की बात कर लेते हैं। तो इसकी पहली आलोचना की जाती है अत्यधिक शब्दाडंबर, अत्यधिक शब्दाडंबर। व्यवहारवादी जो विचारक हैं ये भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग करते हैं, यानी वास्तव में लेना देना कुछ नहीं है और शब्दावली ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं। और यही आलोचना की जाती है कि ये भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग करते हैं, भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग करते हैं और भारी भरकम शब्दावली के प्रयोग की वजह से ही व्यवहारवादी जो उपागम या सिद्धांत है ये शब्दाडंबर से के अलावा कुछ नहीं बचता है। ये क्या बच जाता है? केवल शब्दों का आडंबर बच जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इसकी आलोचना की जाती है। जैसे कि प्रोफेसर एस.पी. वर्मा ने लिखा है, प्रोफेसर एस.पी. वर्मा ने लिखा है कि निष्पक्षता व तटस्थता प्राप्त, निष्पक्षता व तटस्थता प्राप्त करने के चक्कर में अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उलझाने वाला फूवड़ शब्द जाल विकसित किया है। एक नया उलझाने वाला फूवड़ शब्द जाल आविष्कृत किया है। शब्द जाल आविष्कृत किया है। ये एस.पी. वर्मा ने लिखा है। तो प्रोफेसर एस.पी. वर्मा ने लिखा है कि निष्पक्षता व तटस्थता प्राप्त करने के चक्कर में अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उलझाने वाला फूवड़ शब्द जाल आविष्कृत किया है। अब ये पूरी बात याद ना रहे कोई बात नहीं है, आप इतना याद रख लीजिए कि व्यवहारवाद को एक नया उलझाने वाला फूवड़ शब्द जाल किसने कहा? तो किसने कहा? एस.पी. वर्मा ने कहा। पूरी याद रखने की जरूरत नहीं, इतना याद रख लीजिए आप, एक नया उलझाने वाला फूवड़ शब्द जाल व्यवहारवाद को एस.पी. वर्मा ने कहा है। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि राजनीतिक व्यवहार की गलत धारणा, राजनीतिक व्यवहार की गलत धारणा। व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि मनुष्य के जो राजनीतिक व्यवहार है उस व्यवहार में एक सामान्य एकता पाई जाती है। जब सामान्य एकता पाई जाती है तो राजनीतिक व्यवहार के निश्चित नियम और निश्चित सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। यानी राजनीति विज्ञान को भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह क्या बनाया जा सकता है? प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विशुद्ध विज्ञान बनाया
जा सकता है, ये व्यवहारवादियों का कहना है। और विशुद्ध विज्ञान बनाया जा सकता है तो राजनीतिक व्यवहार के निश्चित नियम व निश्चित सिद्धांतों का निर्माण भी किया जा सकता है। लेकिन मनुष्य का जो व्यवहार है वो वास्तव में निश्चित नहीं होता है। मनुष्य का व्यवहार कई परिस्थितियों से प्रभावित होता है, क्योंकि हम विज्ञानों में तो जो प्राकृतिक विज्ञान है उसमें हम अमूर्त पदार्थ का वर्णन करते हैं, तो उसका तो एक निश्चित सिद्धांत होता है। भाई एक निश्चित सिद्धांत है कि सूर्य के पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो लगा रही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता कि पृथ्वी थक जाए और वो धीरे चक्कर लगाना शुरू कर दे, या पृथ्वी सुबह सुबह तेज चक्कर लगाना शुरू कर दे। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, वो चक्कर लगा रही तो लगा ही रही, तो निश्चित है, निश्चित सिद्धांत हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिलकर जल बनाते हैं, निश्चित सिद्धांत हो गया। लेकिन मनुष्य का जो व्यवहार है वो परिस्थितिवश बदल जाता है। एक मनुष्य का व्यवहार एक परिस्थिति में अलग होता है, दूसरी परिस्थिति में उसी मनुष्य का व्यवहार अलग होता है। तो इस तरह एक निश्चित नियम और सिद्धांत बनाना संभव नहीं है। तो यही आलोचना की जाती है कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के निश्चित नियम और राजनीतिक व्यवहार की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। जिस तरह प्राकृतिक विज्ञानों में हम निश्चित नियम बना सकते हैं, प्राकृतिक विज्ञानों में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, ऐसा राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में हम नहीं कर सकते। एक आलोचना ये की जाती है। अगली आलोचना की जाती है कि प्राविधिक तकनीकों पर अत्यधिक बल। व्यवहारवाद में प्राविधिक तकनीकों पर अत्यधिक बल दिया जाता है। तकनीकों पर अत्यधिक बल दिया जाता है। जो नव परंपरावादी विचारक हैं इन्होंने ये आलोचना की है, नव परंपरावादी विचारकों ने ये आलोचना की है कि व्यवहारवादी हैं ये प्राविधिक तकनीकों पर अत्यधिक बल देते हैं। नव परंपरावादी विचारकों की चर्चा भी हम कई बार कर चुके हैं, आपको ये भी याद हो गए होंगे, लियो स्ट्रास, वोएगलिन, जुवेनल, माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना आरेंट, सिबली वगैरह, ये भी आपको याद हो गए होंगे। इस तरह धीरे धीरे हमारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो नव परंपरावादी विचारकों ने क्या आलोचना की कि व्यवहारवाद में प्राविधिक तकनीकों पर अत्यधिक बल दिया जाता है। अगली जो आलोचना की जाती है वो ये की जाती है कि राजनीति विज्ञान है वो विशुद्ध विज्ञान नहीं है। राजनीतिक विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। भाई व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह निश्चित नियम बनाए जा सकते हैं, निश्चित सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। यानी व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं। लेकिन हम वास्तव में देखें तो राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी किसका अध्ययन करते हैं? राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और राजनीतिक व्यवहार किसका है? मनुष्य का। तो मनुष्य का जो व्यवहार है वो एक तो जटिल होता है, जिसको समझ पाना मुश्किल होता है। बाहर से व्यक्ति कुछ दिखता है, अंदर से व्यक्ति कुछ दिखता है। वो क्या व्यवहार करेगा इसको समझ पाना एक मुश्किल काम है। एक तो जटिल है, साथ ही मनुष्य का व्यवहार क्या है? परिवर्तनशील है। मनुष्य का व्यवहार परिवर्तनशील है, जो परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है। इस तरह राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं हो सकता है। कार्ल पोपर ने आलोचना करते हुए लिखा कि राजनीतिक वैज्ञानिकों की जो भविष्यवाणी है वो अगर मगर से आगे कुछ नहीं है। राजनीतिक वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी अगर मगर की स्थिति से आगे कुछ भी नहीं है। और इनकी जो भविष्यवाणी है वो छलनी में पानी ले जाने के समान है। यानी जो चालनी होती है उसमें हम पानी भर के ले जाएं तो कितनी दूर जाएगा? ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, वो जैसे डालेंगे वो निकल जाएगा। तो ऐसी ही इनकी भविष्यवाणी होती है। ये कार्ल पोपर ने आलोचना
की है। तो कार्ल पॉपर ने आलोचना करते हुए कहा है कि राजनीतिक वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी, राजनीतिक वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी अगर मगर की स्थिति अगर मगर की स्थिति से आगे नहीं है, से आगे नहीं है। इनकी भविष्यवाणी छलनी में पानी ले जाने के समान है। इनकी भविष्यवाणी छलनी में पानी ले जाने के समान है। छलनी में पानी ले जाने के समान है। ये कार्ल पॉपर ने आलोचना की है। अगली जो आलोचना की जाती है वो आलोचना की जाती है मूल्य निरपेक्ष अध्ययन असंभव। मूल्य निरपेक्ष अध्ययन असंभव है। अध्ययन असंभव है। व्यवहारवादी कहते हैं कि जो अध्ययन हो वो कैसा हो, मूल्य निरपेक्ष हो, तटस्थ हो। मूल्य निरपेक्ष हो, तटस्थ हो। लेकिन जो परंपरावादी हैं, ये परंपरावादी ये कहते हैं, नव परंपरावादी, परंपरावादी नहीं, नव परंपरावादी, नव परंपरावादी ये कहते हैं कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता मनुष्य है, अध्ययनकर्ता मनुष्य है और अध्ययन भी मनुष्य के व्यवहार का किया जाता है। तो इसमें मूल्यों का समावेश हो जाता है। मूल्यों के अध्ययन, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन हो ही नहीं सकता है, वो संभव ही नहीं है। जैसा कि लियो स्ट्रास ने लिखा भी है, लियो स्ट्रास ने आलोचना करते हुए लिखा है कि मूल्य निरपेक्षता का परिणाम गटर की विजय के समान है, जो ऐसा ही हुआ है। लियो स्ट्रास ने क्या कहा, मूल्य निरपेक्षता का अध्ययन का परिणाम, का अध्ययन का परिणाम गटर की विजय के समान है, गटर की विजय के समान है। यह आलोचना लियो स्ट्रास ने की है। अगली आलोचना की जाती है अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारना। छठी आलोचना की जाती है अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारना। यानी व्यवहारवादी जो है ये अपने अध्ययन में केवल व्यवहारवाद पर ही बल देते हैं, अन्य पद्धतियों के महत्व को ये पूरी तरह से नकार देते हैं। यह आलोचना की जाती है और यह आलोचना सिबली के द्वारा की गई, सिबली के द्वारा की गई। और सिबली ने आलोचना करते हुए ये कहा कि आज क्या है, कल क्या था, भविष्य में क्या हो सकता है, कैसा होना चाहिए, इन सब बातों का उत्तर व्यवहारवाद नहीं देता है, या इन सब की जानकारी केवल व्यवहारवाद से प्राप्त नहीं हो सकती है। तो सिबली ने आलोचना करते हुए लिखा कि आज क्या है, कल क्या था, कल का मतलब जो बीत चुका है, कल क्या था, भविष्य में क्या हो सकता है, भविष्य में क्या हो सकता है, या कैसा होना चाहिए, या भविष्य में कैसा होना चाहिए। इन सब बातों की जो जानकारी है वो केवल व्यवहारवाद से ही प्राप्त नहीं हो सकती है, केवल व्यवहारवाद से ही प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए हमें इतिहास, चिंतन, दर्शन, राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक व्यवस्था आदि सभी का अध्ययन करना होगा, राजनीतिक अनुभव आदि सभी की सहायता लेनी
होगी। तो केवल व्यवहारवाद के अध्ययन से हमारा काम नहीं चलने वाला है, हमें इतिहास का भी अध्ययन करना पड़ेगा, हमें चिंतन का भी अध्ययन करना होगा, हमें दर्शन का भी अध्ययन करना होगा, हमें राजनीतिक इतिहास का, हमें राजनीतिक चिंतन का, राजनीतिक दर्शन का भी अध्ययन करना होगा, हमें राजनीतिक अनुभव को भी समझना होगा, उसकी भी सहायता लेनी होगी। अगली जो आलोचना की जाती है व्यवहारवाद की, वो की जाती है कि ये अत्यधिक खर्चीली पद्धति है। अत्यधिक खर्चीली पद्धति है ये। यानी व्यवहारवाद में बार बार क्या करने पड़ते हैं, पर्यवेक्षण करने पड़ते हैं, बार बार विषय वस्तु को जांचना पड़ता है, बार बार विषय वस्तु का सत्यापन करना पड़ता है। जब हम बार बार पर्यवेक्षण करेंगे, जांचेंगे, सत्यापन करेंगे तो खर्चा तो होगा, खर्चा भी होगा, समय भी लगेगा। तो अत्यधिक खर्चीली विधि है और इसमें ज़्यादा समय लगता है। और अगली जो आलोचना की गई ये भी नव परंपरावादियों के द्वारा की गई कि व्यवहारवाद की वजह से राजनीतिक विज्ञान के स्वतंत्र अस्तित्व को खतरा है। राजनीतिक विज्ञान के स्वतंत्र अस्तित्व को खतरा है। ये नव परंपरावादी जो विचारक हैं उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के प्रयोग से भविष्य में राजनीतिक विज्ञान ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये राजनीतिक विज्ञान का एक स्वतंत्र विषय के रूप में जो वर्तमान में अस्तित्व है ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये इसकी कुछ आलोचनाएं हो गई। देखो सिबली है, ये व्यवहारवाद का एक बड़ा आलोचक रहा है। सिबली व्यवहारवाद का एक बड़ा आलोचक रहा है, जिन्होंने एक लेख लिखा है व्यवहारवाद की सीमाएं। व्यवहारवाद की सीमाएं, द लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म। द लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि व्यवहारवाद की सीमाएं या द लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म लेख किसका है, तो ये लेख सिबली का है। सिबली ने आलोचना करते हुए लिखा है, सिबली ने आलोचना करते हुए लिखा है कि राजनीतिक विज्ञान की जो विषय वस्तु है वो मनुष्य की राजनीतिक गतिविधियां हैं और जिनका परिमापन नहीं किया जा सकता है। जबकि व्यवहारवादी किस पे बल देते हैं, परिमापन पर बल देते हैं। तो इसी की आलोचना करते हुए सिबली लिखता है कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु, राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु मनुष्य की राजनीतिक गतिविधियां हैं। मनुष्य की राजनीतिक गतिविधियां हैं जिनका मापन नहीं किया जा सकता, जिनका मापन नहीं किया जा सकता। ये सिबली के द्वारा आलोचना की गई है व्यवहारवाद की। वहीं अल्फ्रेड कोबान इन्होंने कहा है कि व्यवहारवाद कुछ भी नहीं है, व्यवहारवाद कुछ भी नहीं है। व्यवहारवाद केवल राजनीति के खतरनाक चक्र से बचने के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा एक आविष्कृत युक्ति है, इसके अलावा व्यवहारवाद कुछ भी नहीं है। तो अल्फ्रेड कोबान ने क्या कहा कि व्यवहारवाद राजनीति के खतरनाक चक्कर से बचने के लिए, राजनीति के खतरनाक चक्कर से बचने के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा, विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा
आविष्कृत युक्ति है, आविष्कृत युक्ति है। तो व्यवहारवाद को राजनीति के खतरनाक चक्कर से बचने के लिए विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा आविष्कृत युक्ति के रूप में किसने बताया? अल्फ्रेड काबा ने बताया है। लियो स्ट्रास, लियो स्ट्रास जो परंपरावादी नव परंपरावादी विचारक है, इन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि व्यवहारवाद है ये अच्छाई के ज्ञान का तिरस्कार करता है और जीवन के प्रति शून्यवादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। तो व्यवहारवाद है ये अच्छाई के ज्ञान का तिरस्कार करता है, अच्छाई के ज्ञान का तिरस्कार करता है और जीवन के प्रति शून्यवादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, जीवन के प्रति शून्यवादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। ये आलोचना लियो स्ट्रास ने की है। लियो स्ट्रास की ही एक और आलोचना है और वो आलोचना है कि व्यवहारवादी है ये मूल्य निरपेक्षता की आड़ में अपने मूल्य घुसा रहे हैं। लियो स्ट्रास ने ही लिखा है कि व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता की आड़ में, मूल्य निरपेक्षता की आड़ में अपने मूल्य घुसा रहे हैं, अपने मूल्य घुसा रहे हैं। इनका ये मानना है कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव है ही नहीं, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव है ही नहीं। व्यवहारवादी बात तो कहते हैं मूल्य निरपेक्षता की, लेकिन वास्तव में वो अपने द्वारा जो बने बनाए मूल्य हैं उनको उस में घुसा दिया है या राजनीति के अध्ययन में घुसा दिया है। ये भी किसका कहना है? ये भी लियो स्ट्रास का कहना है। लियो स्ट्रास ने ही एक आलोचना और की है और ये आलोचना इन्होंने की है कि नया जो राजनीति विज्ञान है ये अपने घर को जलता हुआ देखकर हंस रहा है। नया राजनीति विज्ञान, नया राजनीति विज्ञान अपने घर को जलता हुआ देखकर हंस रहा है, हंस रहा है। इनका ये कहना है, इनका ये मानना है कि व्यवहारवाद की वजह से राजनीति विज्ञान का जो स्वतंत्र अस्तित्व है एक विषय के रूप में, इस पे खतरा है। व्यवहारवाद की वजह से राजनीतिक विज्ञान के स्वतंत्र अस्तित्व है ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और इस बात को लेकर व्यवहारवादी क्या है? हंस रहे हैं। अपना उनका घर जल रहा है, यानी खुद राजनीतिक विज्ञान खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी वो खुश हैं, हंस रहे हैं। आगे कहता है कि इनको फिर भी दो कारणों से माफ किया जा सकता है। व्यवहारवादी है, इनको दो कारणों से माफ किया जा सकता है। दो कारणों से माफ किया जा सकता है। पहला कारण दिया कि इनको ये नहीं पता, पहली बात तो इनको ये नहीं पता कि उनका घर जल रहा है, और दूसरी बात इनको ये नहीं पता कि वो हंस रहे हैं। ना तो इनको ये पता है कि उनका घर जल रहा है और ना ही इनको ये पता है कि वे हंस रहे हैं। इसलिए इनको क्या किया जा सकता है? इनको माफ किया जा सकता है। लियो स्ट्रास ने ऐसा कहा। लियो स्ट्रास ने ही एक बात और कही व्यवहारवादियों की आलोचना में कि ये ऐसे इंजीनियर हैं जो पुल निर्माण में पदार्थ का तो ध्यान रखते हैं लेकिन उसका उपयोग का ध्यान नहीं रखते। यानी केवल पुल बनाते हैं तो उसमें केवल पदार्थ का ध्यान रखेंगे, उस पुल का उपयोग क्या होगा इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, यानी भविष्य में क्या होगा उस पर ये फोकस नहीं करते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा कि ये ऐसे इंजीनियर हैं, ये ऐसे इंजीनियर हैं जो
पुल के निर्माण में, जो पुल के निर्माण में पदार्थ का ध्यान रखते हैं, पदार्थ का तो ध्यान रखते हैं लेकिन उपयोग का नहीं, लेकिन उपयोग का नहीं। पदार्थ का तो ध्यान रखते हैं लेकिन उपयोग का ध्यान ये नहीं रखते हैं। एक इसको आलोचक है क्रिश्चियन बे, क्रिश्चियन बे। और क्रिश्चियन बे ने व्यवहारवादी राजनीति को नकली या छद्म राजनीति कहा है। क्रिश्चियन बे ने व्यवहारवादी राजनीति को, व्यवहारवादी राजनीति को नकली या छद्म राजनीति कहा है। सीधा सा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि व्यवहारवादी राजनीति को नकली या छद्म राजनीति किसने कहा? क्रिश्चियन बे ने कहा। और कहा कि ये व्यवहारवादी हैं, ये केवल यथास्थिति के पक्षधर हैं। व्यवहारवादी केवल यथास्थिति के पक्षधर हैं। ये भी किसने कहा? क्रिश्चियन बे ने कहा है। तो क्रिश्चियन बे ने एक तो नकली या छद्म राजनीति कहा व्यवहारवादी को, और व्यवहारवादियों को कहा कि केवल यथास्थिति के पक्षधर हैं। वहीं अर्नाल्ड ब्रेख्त ने व्यवहारवाद को 20वीं सदी की दुखद घटना कहा है। अर्नाल्ड ब्रेख्त, और इन्होंने व्यवहारवाद को 20वीं सदी की दुखद घटना कहा है। व्यवहारवाद को 20वीं सदी की दुखद घटना, 20वीं सदी की दुखद घटना कहा है। और इन्होंने 20वीं सदी की दुखद घटना इसलिए कहा कि 20वीं सदी में जो फांसीवाद आया, नाजीवाद आया, साम्यवाद आया, इसकी व्याख्या या आलोचना व्यवहारवाद ने नहीं की। तो इनका क्या कहना है कि 20वीं सदी के दौरान जो फांसीवाद, नाजीवाद व साम्यवाद की प्रवृत्ति आई थी, इनकी आलोचना व्यवहारवादियों ने नहीं की। इसी कारण व्यवहारवाद क्या है? इसी कारण व्यवहारवाद 20वीं सदी की दुखद घटना है। हन्ना आरेंट, इन्होंने भी व्यवहारवाद की आलोचना की है। और हन्ना आरेंट ने व्यवहारवाद की आलोचना करते हुए कहा कि व्यवहारवाद की जो कार्य पद्धति है वो सर्वाधिकार को पनपाने वाली कला है। व्यवहारवाद की कार्य पद्धति को, व्यवहारवाद की कार्य पद्धति को सर्वाधिकारवाद, सर्वाधिकारवाद पनपाने की कला किसने कहा? हन्ना आरेंट ने कहा है। ये व्यवहारवाद की विभिन्न आलोचनाएं हो गई, जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा की गई आलोचना है। अब व्यवहारवाद के महत्व की भी बात कर लें। व्यवहारवाद का महत्व, तो आलोचना के साथ साथ व्यवहारवाद का महत्व भी है। आलोचनाओं के साथ साथ व्यवहारवाद का महत्व भी है। महत्व इसलिए है कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को नई भाषा दी है, नई शैली दी है। राजनीति विज्ञान को व्यवहारवाद ने नई पद्धतियां दी हैं, नई पद्धतियां दी हैं। तो व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को एक नई भाषा, नई शैली, नई पद्धति प्रदान की है, नई तकनीकी प्रदान की है, नई प्रविधियां प्रदान की हैं। इसलिए व्यवहारवाद का महत्व भी है। व्यवहारवाद की वजह से ही हमें राजनीति सिद्धांत में व्यवस्था सिद्धांत देखने को मिला है, जो डेविड ईस्टन का है। व्यवहारवाद की वजह से ही हमें राजनीति विज्ञान के अंतर्गत
संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत देखने को मिलता है, निर्णय निर्माण सिद्धांत देखने को मिलता है, तार्किक चयन का सिद्धांत देखने को मिलता है। तो जो नई नई शब्दावलियाँ आई हैं ये व्यवहारवाद की देन है। जैसे कि डॉक्टर एस.पी. वर्मा ने लिखा है, डॉक्टर एस.पी. वर्मा ने लिखा भी है कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान में नए अनुसंधान को निकाला है। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान में नए अनुसंधान को निकाला है, नए अनुसंधान को निकाला है। एक महत्व तो ये हो गया। दूसरा महत्व हम बता सकते हैं कि व्यवहारवाद की वजह से राजनीति में अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ है। अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का विकास भी राजनीति में किसकी वजह से हुआ है? व्यवहारवाद की वजह से हुआ है, क्योंकि व्यवहारवाद है राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ एकता स्थापित करता है। यानी राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य समाज विज्ञानों के साथ जोड़कर करने पर बल देता है, यानी अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देता है। एक अनुशासनात्मक अध्ययन होता है, एक अंत अनुशासनात्मक अध्ययन होता है। एक होता है अनुशासनात्मक अध्ययन, अनुशासनात्मक अध्ययन, और एक होता है अंत अनुशासनात्मक अध्ययन। अनुशासनात्मक अध्ययन में राजनीति को एक संपूर्ण विषय माना जाता है, राजनीति को संपूर्ण विषय माना जाता है, और राजनीति को संपूर्ण विषय मानते हुए इसका अध्ययन अन्य किसी के साथ नहीं जोड़ा जाता है। यानी राजनीति का स्वतंत्र अध्ययन इसमें किया जाता है, और ऐसा अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है या परंपरागत राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। और अंत्यानुशासनात्मक अध्ययन में राजनीति को एक संपूर्ण विषय नहीं माना जाता है, बल्कि राजनीति को अन्य समाज विज्ञानों पर क्या माना जाता है? अन्य समाज विज्ञानों से संबंधित माना जाता है या परस्पर संबंधित माना जाता है, और परस्पर संबंधित मान के इसका अध्ययन अन्य विषयों के साथ करने पर बल दिया जाता है। अगला मैं तो हम ये बता सकते हैं कि व्यवहारवाद की वजह से नवीन राजनीति विज्ञान का जन्म हुआ। नवीन राजनीति विज्ञान का जन्म व्यवहारवाद की वजह से हुआ। ठीक है, ये व्यवहारवाद का महत्व हो गया। चलो अब ये बताओ, पॉलिटिकल साइंस याद करने में किस किस को दिक्कत आ रही है ना? जैसे आप मैसेज करते हो कि याद कैसे करें, है ना? सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि इनको याद कैसे करें। आपकी एक समस्या ये भी है कि पॉलिटिकल साइंस है काफ़ी क्या कहते हैं क्लिष्ट विषय बन चुका है, कठिन विषय बन चुका है, इसको याद कैसे करें ना? समस्या है, और वास्तव में समस्या है भी। और समस्या ये तब बनी है, कल्पना आपको भी है, समस्या ये तब बनी है जब से पेपरों का ट्रेंड चेंज हुआ है ना। ये वर्तमान में ये जो 2-4 पेपर हुए हैं 2020 के बाद वाले, इससे पहले 2020 से पहले वाला जो एग्जाम हुआ था ना वो तो काफ़ी ईजी था ना। उसको हम देखें तो फिर हमें राजनीति विज्ञान समस्या नहीं लगेगी, कठिन विषय नहीं लगेगा। लेकिन वर्तमान के जो पेपर देख रहे हैं इनको हम देखते हैं तो फिर राजनीति विज्ञान कठिन विषय बन जाता है, क्योंकि एक तो राजनीति विज्ञान में फैक्ट हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किसने क्या कहा, कितनी चीज़ें याद रहेंगी। देखो याद करने की सभी की लिमिट होती है कि 100% किसी को याद हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। और ऐसा संभव होता तो अब कट ऑफ आप खुद देख रहे हो 40-45% पे कट ऑफ सिमट रही है। 40-45% पे कट ऑफ सिमट रही है, इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे फिर भी इतनी सिमट रही है। इसका यही कारण है कि याद आपकी अलग से समस्या नहीं है, ये प्रत्येक स्टूडेंट की समस्या है याद की। तो
कितना याद करेगा, याद हो भी जाएंगे फिर भूल लेगा, या इधर से उधर घुस जाएंगे, किसी की परिभाषा किसी के साथ हो जाएगी, है ना। तो इसका सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है ना, वो एक सॉल्यूशन है, और वो है ओल्ड ओल्ड जो पेपर है ना, उनको निकालना शुरू कर दो। वैसे मैं जो टेस्ट लेता हूँ उसमें जो अधिकतर क्वेश्चन हैं वो आए हुए ही क्वेश्चन हैं, ओल्ड पेपरों के ही क्वेश्चन उसमें मैं समाहित करता हूँ। लेकिन उसके बाद भी आपको कहीं भी से ओल्ड पेपर मिलते हैं तो उनको सोल्व करना शुरू कर दें। सब गोल गोल हो जाता है, बिल्कुल सभी की समस्या है ये, आप की किसी की एक की समस्या नहीं है, ये सभी की समस्या है। पिछले पेपर में मैंने जो पढ़ा था वो कुछ भी नहीं आया सर जी, बाकी अब की बार सही दिशा में जा रही हूँ। बिल्कुल पढ़ेंगे, आएगा वहीं से, आएगा वहीं से जहाँ से हम पढ़ेंगे, बस पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा थोड़ा सा। अब हमें फैक्टों को रटना पड़ेगा, फैक्टों को समझ याद करना पड़ेगा, पूरी लाइनें याद ना रहें, छोटे छोटी शब्दावलियाँ पकड़ के याद करनी होंगी, बुकें याद करनी होगी, किसने क्या कहा ये चीज़ें याद करनी होंगी। हम एक नॉर्मल पॉलिटिकल साइंस पढ़ के नहीं काम चला सकते हैं, जो पहले हम पढ़ लेते थे कि व्यवहारवाद की आलोचना क्या क्या हुई, उससे कोई मतलब नहीं है कि व्यवहारवाद की क्या आलोचना है। व्यवहारवाद की आलोचना में किसने क्या कहा, लियो स्ट्रास ने क्या कहा, सिबले ने क्या कहा, अल्फ्रेड कोबान ने क्या कहा, पूछा तो ये जाएगा, कोल पोपर ने क्या कहा ये पूछा जाएगा। ये चीज़ें हमें याद करने की थोड़ी सी आवश्यकता है। वर्तमान समय में पैटर्न चेंज होने के कारण, बिल्कुल पैटर्न जो चेंज हुआ है तो वैसे कोई बड़ी बात भी नहीं है। हमें देखो, आप 40-45% के आसपास आपकी कट ऑफ जा रही है, तो इसके लिए हमें ये भी नहीं सोचना है कि याद नहीं हो रहा है कैसे क्या काम चलेगा। हम एक अच्छे से मेहनत करेंगे ना तो आसानी से हमारा इसी वैकेंसी में जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, वैकेंसी की बात यह है कि संभावना तो पूरी की पूरी है कि इस साल वैकेंसी आए, लेकिन एग्ज़ाम होने की संभावना ना के बराबर बची है अब इस साल। तो वो अगले साल ही होगी, हाँ वैकेंसी जरूर आएगी और एक अच्छी खासी पोस्ट पे आएगी, ये भी पूरी संभावना है। तो इसके लिए अभी से आप ओल्ड पेपर निकालना शुरू करो, एक डिस्कस करना शुरू करो, है ना, आपस में डिस्कस करो, ग्रुप बनाओ अपने अपने। मैंने फैक्टों की ट्रिक बना ली है सर जी, अब की बार बेड़ा पार करके रहूंगी। निशा शर्मा, वैसे आपने ट्रिक बना ली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, ट्रिकों के भरोसे मत रहना। इतने फैक्ट आएंगे कि ट्रिक आप भूल जाओगे, है ना। ट्रिक से काम नहीं चलेगा। बाकी आपको अच्छा तरीका लग रहा है तो आप बना सकते हो, कोई वो नहीं है, लेकिन मेरा जो मानना है कि ट्रिक हम कुछ बना सकते हैं, हर चीज़ की ट्रिक हम घुसाएंगे ना तो हम ट्रिक में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, पॉलिटिकल थ्योरी में जैसे जैसे हम चलेंगे ना निरे फैक्ट आएंगे। अभी तो पॉलिटिकल थ्योरी में आपको अनेक फैक्ट अभी तो देखने को मिल जाएंगे, इतने ही फैक्ट आपको वेस्टर्न थिंकरों के दौरान देखने को मिल गए, पॉलिटिकल थ्योरी में देखने को मिल जाएंगे, फिर कंपैरेटिव में घुसेंगे वहाँ आपको मिल जाएंगे, आईआर में घुसेंगे वहाँ आपको नए नए फैक्ट में देखने को मिल जाएंगे। कितने याद रहेंगे, कितने की ट्रिक बनेंगी। तो ट्रिक के भरोसे तो शायद ट्रिक पे तो आप काम ना करो तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी आपको अच्छा लगता है तो कर सकते हो, क्योंकि ट्रिक है वही उल्टे सुलटे हो जाएंगे, कितने ट्रिक बनेंगे। बस प्रयास यही करो, ग्रुप डिस्कस करो आपस में ना, अपना ग्रुप बना लो अपने आसपास के जो भी हैं, या ऐसे नहीं है तो अपना ऐप क्या काम आएगा, वे ऐप पे आपस में डिस्कस कर लो, क्वेश्चन पूछो, आंसर दो आपस में, है ना, कोई परिभाषा दे दी उसको दो, या फिर जैसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो सोशल मीडिया है, कोई भी आप एक तरीका ले लीजिए। भाई ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमें वो चीज़ तो नहीं मिल पाएगी कि एक ग्रुप मिल जाए आसपास का, तो आप उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बना लो, ऐप पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछिए, आपस में दीजिए, उसमें गलत होता है कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें सीखने को मिलेगा ना। एक बार गलती होगी फिर समझ में आएगा कि मैंने ये गलती की, ऐसे करके कुछ चीज़ें हैं ना वो एकदम आपको परफेक्ट रटी चली जाएंगी। जैसे 2-4 चीज़ें आपको रटी चली गई होंगी, आर्थर बेंटले की पुस्तक रटी चली गई होगी, ग्राहम वालस की पुस्तक रटी चली गई होगी, कैटलिन लासवेल की बातें कुछ रटी चली होगी, चार्ल्स मेरियम की कुछ बातें रटी चली जाएंगी, क्योंकि बार बार चीज़ें आएंगी। तो ऐसे हम बार बार जब लाएंगे ना सामने
तो हो जाएगा। और पेपर जब देना होता है तो सैटरडे की क्लास हमारी ऑफ रहती है, तो सैटरडे को ये नहीं है कि हम पढ़ेंगे नहीं, सैटरडे को आप रिवीजन किया करें अच्छे से, ताकि पेपर में आपके अच्छे नंबर आए, है ना। ज़्यादातर तो टेस्ट देते ही नहीं है, 5-6 टेस्ट देते हैं, टेस्ट से भी आपको बड़ा डर लग रहा है। टेस्ट दो, गलतियां कर लो यहीं, पर टेस्ट में एक तो गलती आपकी होगी तो आपको समझ में आएगा कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, फिर उस गलती को सुधारने के लिए आप सॉल्यूशन देखोगे तो वो कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। तो टेस्ट जरूर दिया करें। निशा, हाँ जी सर, अभी रट्टी हुई भी है। हाँ बिल्कुल, ऐसे याद हो जाएंगे, टेस्ट वगैरह जरूर दिया करें, टेस्ट हैं ये आपको आगे टेस्ट ही ले जाएंगे एग्जाम में। वैसे आप कंसेप्ट कंसेप्ट बेस पे रहोगे उतना सफल होने के चांस नहीं होंगे जितना आप ज़्यादा टेस्ट सोल्व करोगे। वैसे मैं प्रत्येक टॉपिक के 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, उसके बाद में कुछ जैसे हम फिर बाद में टॉपिक वाइज रखेंगे उसमें और शामिल कर देंगे, कुछ हम जब बाद में फिर फुल पैटर्न पर रखेंगे उसमें कुछ शामिल कर देंगे। बस तो आप तो कंटिन्यू तैयारी रखें, फर्स्ट पेपर पे थोड़ा सा फोकस कर लें, एजुकेशन साइको पे थोड़ा सा फोकस करें, है ना। सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ज़रूर देखें, एक चीज़ पे निर्भर ना रहें, सिलेक्शन हो जाएगा। और क्या कहते हैं, हिम्मत हौसला रखना ज़रूरी है। अभी समय है आपके पास, आप सही समय पे जुट गए, है ना। कई स्टूडेंट तो अभी भी ये इस राह में हैं कि कब वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी शुरू करेंगे। वैकेंसी आने के बाद कुछ नहीं होगा, वैकेंसी आने के बाद तो एग्ज़ाम की डेट आएगी, और जब डेट आ जाती है ना तो फिर जो याद रहती हैं वो बातें भी दिमाग से निकलना शुरू हो जाती हैं, दिमाग पे एक प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। तो अभी से तैयारी कर दी, बहुत अच्छी बात है। रणजीत, हाँ सर जी, कोशिश है जारी है सर, मैंने अब की बार दोनों एग्ज़ाम क्लियर कर दिए थे पर बीएड कंप्लीट नहीं है, रेट तो नहीं हुआ, चलो अब की बार हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद। अपनी तैयारी करते रहें, लगातार जुड़े रहिए, तैयारी किसी भी सब्जेक्ट को छोड़िएगा मत। पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ फर्स्ट पेपर पे भी फोकस कीजिए, एजुकेशन साइको भी थोड़ा थोड़ा फोकस कीजिए, तैयारी कंटिन्यू रखें। सिलेक्शन सभी का होगा और इसी बार होगा। ओके, धन्यवाद सभी को।